दोस्तों नमस्कार। मैं उत्तर पूर्वी भारत की कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। असम में जो अगले साल यानी कि 2026 को असम असेंबली के इलेक्शन है। असम में मुख्य रूप से दो पॉलिटिकल पार्टी है, दो राजनीतिक पार्टी है और असम के एक दो छोटे मोटे जो रीजनल पार्टी यानी कि अ, असम गण परिषद हो गए, AIDUF, ये बदरुल अहमद के पार्टी हो गए और राइजोर पार्टी। ये छोटे मोटे कुछ पार्टियां हैं और मुख्य रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यानी कि इस देश के सबसे पुराने आजादी से पहले के पार्टी जिसको कांग्रेस के नाम से मशहूर है। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पंडित और आखिरी जो था डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज देश के सामने बहुत प्रश्न आके खड़े हो गए हैं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से तीसरे बार सरकार बने और असम में दूसरे बार जो है बीजेपी ने सरकार चलाई है। बीच में असम गण परिषद ने भी सरकार चलाई है, वो बीजेपी के समर्थन से। अब असम गण परिषद और बीजेपी में कोई अंतर ना समझे, क्योंकि अपने साइड महसूस किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे असम के लोग और उत्तर पूर्वी भारत के लोग जो है थोड़ा सा सोच विचार बहुत सिंप्लीफाई, बहुत ही सरल सा रहते हैं। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के मूवमेंट ये 100% RSS के समर्थन थे। असम गण परिषद को पैदा करने में 100% RSS के समर्थन थे और छोटे मोटे और कई पार्टियां जो है सब्जेक्ट टू करेक्शन। इवन जो असम के जो राइजर दौल जो है, ये भी मुझे ऐसे लगता है, मैं 100% तो कह नहीं सकता लेकिन महसूस होता है, क्योंकि हम दिल्ली से जब बैठ करके चीजों को देखता है तो बहुत अच्छी तरीके से हमको स्कैनिंग या सिटी स्कैन समझो या पैड स्कैन समझो या MRI समझो, उसी तरीके से उसी नजर से एक्सरे हम देखते हैं। असम में मुख्य रूप से जो है आज के दिन असम गण परिषद के नाम तो रहा नहीं है और विलय हो गया समझो बीजेपी के साथ। आज परिस्थिति बहुत असम में जो बहुत खराब खराब नहीं, बहुत ही खराब। हेमंत बिश्व शर्मा के पास अपनी मुलाजिम अपनी एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसा नहीं है। इलेक्शन में जीत के लिए बहुत सारे वादा किया है, बहुत सारे मैनिफेस्टो में ओवर एस्टिमेट यानी कि लुभावनी अट्रैक्टिव मैनिफेस्टो लोगों को एक ध्यान आकर्षक के लिए मैनिफेस्टो बनाया गया। बात यहां पर है, आज गवर्नेंस के नाम पर जीरो है। अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसा नहीं है। सरकारी जमीन बेच करके प्राइवेट पार्टी को सरकारी जमीन बेच करके अपनी खर्चा चला रहे हैं, स्टेट के खर्चा चला रहे हैं। असम इतने धनी अपनी रिच स्टेट है बाकी स्टेटों से, क्योंकि इसमें खास करके 3 चीजें 4 चीजें आते हैं जो मिनरल रिसोर्सेज, जैसे लाइमस्टोन, कोयल, उसके बाद जो जो बक्साइट वगैरह असम से काफी पैदा होता है। दूसरा चाय की जो हमारे जो पैदाशी हैं
पूरा हिंदुस्तान के अंदर या पूरा वर्ल्ड के अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन असम की बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। असम में चाय बगान, सॉरी चाय नहीं, असम में तेल, भारत में पहला तेल असम में निकला। ये कहा जाता है कि दिग्बोई नाम जो है एक बच्चे जो है मिट्टी खोद रहे थे उसमें अंग्रेज के बच्चे, क्योंकि पहले तो अंग्रेज शासन किया था, तो उस समय पे जो है तेल निकले थे उस जगह से, तो बच्चे ने खोद करके खेला था। ये हंसी मजाक से लेकर एक हंसी मजाक तो नहीं है बट असलियत नहीं है। तो जब बच्चे खेल रहे थे, डिगिंग मतलब खोदना, बच्चे खोद करके खेल रहे थे तो उसमें से तेल निकला है, तो उसी वजह से दिग्बोई नाम रखा हो गया, बताया गया। माइथोलॉजी समझो चाहे स्टोरी समझो चाहे कैसे भी समझो, फॉरेस्ट की जो हमारे जो इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट की जो इंडस्ट्री नहीं, फॉरेस्ट की जो रेवेन्यूज है, बहुत अच्छे रेवेन्यू कलेक्शन होता है। लेकिन पैसे के मिसयूज, ये जो है हमारा आरटीआई, अभी उसकी जवाब आए नहीं है। आरटीआई के जवाब आने के बाद हम आपको बताएंगे, क्यों मैं आरटीआई कार्यकर्ता भी हूं, मैं असम की काफी चीजों पे हमने आरटीआई लगाया है। दोस्तों, हेमंत बिश्व शर्मा समझो असम सरकार के पास जो है पैसे रिवेन्यू नहीं है, क्योंकि जीएसटी नहीं आ रहा दिल्ली से। ये सिर्फ अ, नकली नकली हंसी है, जो बाहर जो मुस्कुराते हो, जो नकली मुस्कुराहट है, और जब उनके जो होठों पे मुस्कुराते हैं तो खून निकलते हैं। आरएसएस ने उसको पोस्टर बॉय बना कर रखा, सामने खड़े रहो, पीछे आएगा तो आपकी हालत खराब होगा। ये है, स्टेज के ऊपर उठा करके रख दिया, तो उसको चिल्लाना और उसको बकना, हेमंत बिश्व शर्मा को बकवास करना बहुत अच्छा लगता है। झारखंड में बिना मतलब कि जाकर के हिंदू मुसलमान की जो बोलते हैं कि झारखंड के इलेक्शन की रैली में बताते हैं कि बांग्लादेश से मुसलमान इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये कैसे बेहुदा बकवास, फालतू, सुनने में हंसी सा आता है। तो असम में पैसे नहीं है, और असम की गवर्नेंस टोटली, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी फेल हो गए हैं, और जितनी करप्शन हुआ है। आप ये बताइए, जो स्टेट असेंबली जो बिल्डिंग जो था तरुण गोगोई के समय पर जो बनाया था, जो स्टेट बिल्डिंग जो असेंबली की बिल्डिंग है, उसको तोड़ करके नया बिल्डिंग बनाया गया। आपको क्या, आपका मन में कभी ऐसे सोचता नहीं, कभी कभी अभी आपको महसूस नहीं होता क्या, इस जो उतने अच्छे बिल्डिंग जो था उसको तोड़ने का मतलब क्या था? उसके ठेकेदार थे दिल्ली के, उस बिल्डिंग को बनाने में कितनी करप्शन हुआ, कितना क्या हुआ, ये एक सब्जेक्ट टू करेक्ट की विषय है। समझना चाहिए कि उनके नाम पर जो कोरोना के टाइम पर जो है मेडिकल घोटाले कहीं सुनने में आए हैं, ये भी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। अ, अभी रिसेंटली राहुल गांधी जब असम आए थे, तो उनका कहना है कि हेमंत बिश्व शर्मा की करप्शन जो है लेवल से ऊपर हो गए। अ, ये तो उनकी पॉलिटिकल बात हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनको जेल जाना तय, ये बता रखा था। एक स्टेट का स्टेट के हेड है, अ, और एक एक ऑल इंडिया के एलओपी का, एलओपी अपोजिशन के जो हेड ऑफ एलओपी है। तो बात ये है कि फेल ऑफ गवर्नेंस और रेडिकलाइजेशन अब लोगों को मूर्ख बना करके हिंदू मुसलमान पे, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा के पास कोई अभी कोई मुद्दा रहा नहीं है, तो मुसलमानों के कंधे पर, अगर मुसलमान असम में नहीं होता, हेमंत बिश्व शर्मा का राजनीति नहीं चलता। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा निजी राय समझिए। और जो पश्चिम जो असम में इन्होंने अडानी को जो जमीन ट्रांसफर किया है, अडानी जो पावर प्रोजेक्ट में, तो ये एक गंभीर विषय है असम के ऑपोजिशन लीडर्स को, कांग्रेस के लीडर्स को, या दूसरा जो ऑपोजिशन के लीडर मिस्टर अखिल गोगोई, जब उस प्रदर्शन उसकी जो है प्रदर्शन करने गया था, वो उनको पुलिस ने डिटेन किया हुआ था।
हेमंत बिश्व शर्मा एक डरपोक आदमी है। एक डरपोक आदमी हमेशा डेमोक्रेसी लोकतंत्र से डरता है। जब उनके खिलाफ बोलते हैं तो वो पुलिस के इस्तेमाल करता है। मैं कहूंगा हेमंत बिश्व शर्मा एक डरपोक आदमी है। लोकतंत्र में विचारधीन होता है, आलोचना की जगह होता है, लेकिन उनके पास एक सरकार में बैठे हुए एक मुखिया को आलोचना से डर लगता है। आलोचना होना चाहिए। ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। अगर हम आलोचना, विश्लेषण, वार्तालाप, अब असेंबली किस लिए बनाया है? असेंबली में एक दूसरे के आरोप लगाएंगे, एक दूसरे के आलोचना करेंगे, असेंबली में डिस्कशन होंगे। अगर डिस्कशन नहीं करना है तो असेंबली, असम के असेंबली क्यों बनाए? तो आप अपनी मर्जी से जो है आपकी सीएम के दफ्तर से, सेक्रेटरी से बैठ करके आप सारे निर्णय आप ले सकते थे। असम असेंबली जो, या स्टेट के जो, कंट्री के जो पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, डिस्कशन के लिए है। अगर आप उसमें डिस्कशन में या आप वार्तालाप में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर आप विश्वास नहीं रखता तो आप एक डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं, सेक्युलर डेमोक्रेटिज्म को पसंद नहीं करते। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले हेमंत बिश्व शर्मा जी ने सेक्युलर शब्द को हटाने का नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का एजेंडा को हाँ पे हाँ मिलाया और एजेंडा को चलाने की कोशिश की। ये भारत है, 140 जनसंख्या वाला देश है। अब अकेले का नहीं चल सकता है, लोगों का भी बात को आपको सुनना है। आलोचना, आलोचक एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब प्रदेश की जनता, असम की जनता को आप डरा करके रखोगे तो किस चीज के आप चीफ मिनिस्टर हैं? अब सीधा पुलिस तंत्र के चलाओ, स्टेट में कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो। आप कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है? आप हुक्म पास करो, पुलिस भेजो, अगर नहीं मानता तो जेल में ठोसो। यही चाहते हैं ना आप? ये कौन सा लोकतंत्र है? आपको वोट दिया है, एक एक जनता आपको प्रश्न करने का हक है। मैं आपको एक वाकई सुनाता हूं। हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस में थे पहले। कांग्रेस में होने से भी वो एक आरएसएस का हिडन एजेंडा लेकर के कांग्रेस के अंदर थे। मैं वो सुनाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर था तो उसमें एक बूढ़ी औरत, एन ओल्ड लेडी, उनकी घेरावान पकड़ के पूछा, आप अच्छा एक शासक या अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो क्या हुआ मालूम है आपको? जवाहरलाल नेहरू ने उस महिला से नाराजगी नहीं जताए। उस महिला ने जब उसको विरोध या उसको नाराजगी जताया तो नेहरू ने बोला कि आपको हमने डेमोक्रेसी या लोकतंत्र दिया है। उस महिला ने पूछा, आपने क्या दिया हमें? तो नेहरू ने बोला कि आपको हमने डेमोक्रेसी दिया है, लोकतंत्र दिया है। आप मेरे जो घेरवान पकड़ के जो जो सवाल पूछने की जो हिम्मत है, इस लोकतंत्र के बदौलत, इस लोकतंत्र की वजह से आप सवाल पूछ पा रहे हैं। दोस्तों, असम में बहुत छोटी छोटी जातियां हैं। असम में माइनॉरिटीज, लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है काफी, जैसे रोंगमई, जैसे खासी, जैंतिया,
कछारी, मीतेई, मीतेई को लोग मणिपुरी के नाम से भी जाना जाता है, मीतेई के सिनोनिम है मीतेई मणिपुरी, और रोंगपी, छोटे छोटे मिसिंग, इन सबको अपनी राजनीतिक स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ वोटर बन के पैदा होना, सिर्फ वोटर बनना, क्या सिर्फ वो सिर्फ वोट डालेंगे, राज अब करोगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको उनको पॉलिटिकल स्पेस देना पड़ेगा। ये सब जानते हैं, भारत जो है एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। जब मेजोरिटी इज ग्रांटेड, यानी कि जो ज्यादा वोट देंगे अ, वो एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे। लेकिन ये बताओ, जिसकी जनसंख्या नहीं है, क्या वो कभी वो राजनीति पे आने का क्या उसके हक नहीं है क्या? बिल्कुल है, उनके लिए प्रोविजन है। ऑटोनोमस काउंसिल, अभी असम में जो है मीतेई ऑटोनोमस काउंसिल की डिमांड चल रहा है, मुझे मालूम है। जैसे करवी ऑटोनोमस काउंसिल है, जैसे बोडो ऑटोनोमस काउंसिल है, तो मीतेई का भी ऑटोनोमस काउंसिल जो मिलना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। बाकी असम के जो जो सराउंडिंग एरिया में जो अपनी जो पड़ोसी जो कम्युनिटी, जो जाति, जो समूह है, वो एक दूसरे को, मुझे ऐसे लगता है कि सपोर्ट या मदद करना चाहिए, क्योंकि आखिर बेनिफिशियरी समझो या जो 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 झेलने वाले समझो, वो सिर्फ जनता है, आप है। वो तो राजनेता है, उनके बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, आपके बच्चे लोकल स्कूल में, लोअर प्राइमरी स्कूल, एलपी स्कूल में पढ़ते हैं। आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आपकी हैसियत नहीं है। डिस्कशन के लिए दोस्तों बहुत गहराई डिस्कशन की जरूरत है। आप बोलते हैं कि मुसलमानों की इन्फिल्ट्रेशन, दोस्त 1947 से पहले बांग्लादेश और भारत, जो पूर्वी बांग्ला जो बांग्ला यानी कि ईस्ट बंगाल, आज के दिन पे बांग्लादेश, सिलचर, सिलेट, ये असम एक साथ थे। पॉलिटिकल डिवीजन की वजह से जो है बांग्लादेश अलग चले गए, और सिलचर या असम, कछार, हैलाकंडी, करीमगंज या उत्तर पूर्वी भारत जो है, जो असम जो है, वो अलग हो गई। इसमें ये सिर्फ ये पॉलिटिकल डिवीजन है, नेचुरल कोई डिवीजन तो है ही नहीं। यानी कि प्राकृतिक कोई डिमार्केशन या कोई डिवीजन, क्या वॉल, या ऊपर वाला भगवान या अल्लाह ने, बिस्मिल्लाह ने अगर कोई वॉल दीवाल खड़ा करके गए तो बात अलग है, मान लेते हैं वो बांग्लादेश है, ये इंडिया है। चमड़े एक जैसे, बोली एक जैसे, खान पान एक जैसे, जगह एक जैसे। तो हेमंत विश्व शर्मा जी, वो मुसलमान जो बांग्लादेश वाला, जो इधर जो रहते हैं, उधर जो रहते हैं, उसमें क्या फर्क है? रेडिकलाइजेशन, ठीक है, अब आरएसएस के एजेंडा होता है कि जितनी जो रेडिकलाइजेशन करो, जितनी जो दंगा भड़काओ, जितनी भड़काओ, भाषण दो, मुसलमानों के खिलाफ बोलो, ये आपका आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन इतनी भी मानवीय स्तर पर जो है, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाकी कल फिर बात करेंगे। पर असम में जो है अगले बार सरकार या तख्ता बदलने के आशंका है। देखते रहिए बेरोक टोक, जीवित जिंदा रहने के सबूत दो। धन्यवाद।